नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं कंटिन्यूसली। आज दोस्तों उसका 8वां दिन है। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारक होता है? तो विषाणु के कारण होता है दोस्तों टोबैको मोजेक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे टोबैको मोजेक वायरस की। तो ये दोस्तों एक एकल असहाय आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सोलनेसस पौधों को संक्रमित करता है। जो एक पौधे परिवार जिसमें कई प्रजातियां जैसे कि पेटुनिस, टमाटर और तंबाकू शामिल हैं। तथा दोस्तों अन्य हैं आपके जैसे रोग हैं और रोग कारक कारक रोगाणु हैं। जैसे टोबैको मोजेक में आपका टोबैको मोजेक विषाणु होते हैं, और साइट्रस कैंकर ये आपका जेंथोमोनस सिट्री होती है, ये आपका जीवाणु होते हैं। और आलू की प्रगति प्रंगमारी ये आपकी अल्टरनेरिया सोलानी जो कि कवक होते हैं। और गेहूं की काली जंग ये आपकी प्यूकिनिया ग्रोमिनिस होती हैं, यह भी आपकी कवक कहलाती हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों आपका विषाणु हमने आपको ऊपर ही पूछा है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए रोग कारक रोगाणु के नाम पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? इसलिए ज़्यादा इनको पढ़ने की कोशिश करें। तो विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद चीन और उसके बाद ब्राज़ील का स्थान आता है, यानी दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील आता है। और दोस्तों भारतीय राज्यों में याद रखिएगा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मक्का 15% के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद महाराष्ट्र 10% तथा राजस्थान 9% और उत्तर प्रदेश 8% हैं। मक्का दोस्तों खरीफ की फसल है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, 2021-22 के लिए तुअर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तुअर दाल का दोस्तों 6300 रुपये है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे तुअर की दाल के दोस्तों उत्पादन योगदान का 90% से अधिक 8 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होता है। अब बात करेंगे दोस्तों, अब तक CACP ने 23 वस्तुओं के MSP की सिफारिश किया है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज हैं आपके धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 दालें हैं आपकी चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा मतदाताओं की सभा है, और ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव जिम्मेदार होते हैं। और अन्य सभी पंचायती राज संस्थान जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। यह दोस्तों आपका स्वराज के संविधान में अनुच्छेद 243 बी के तहत परिभाषित किया गया है ग्राम सभा शब्द को। और ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है और अब तक की सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भारत में किस पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया? तो भारत ने दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना में कृषि विकास को महत्व मिला और ऋण के विनिमय पर सरकार को वित्तीय स्थिति में सुधार करने पर बल दिया गया। यह दोस्तों एक ऐतिहासिक असमानताओं और सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई नीतियों गरीबियों के लिए थी। और आपकी 8वीं अनुसूची है आपकी योजना निर्देशात्मक योजना नियोजन के माध्यम से एक केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक योजना थी।
तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी योजना। इसमें ये अर्थव्यवस्था ने दूसरी योजना को अवधि में 7.7% की औसत वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें। तथा 11वीं अनुसूची पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक थी और भारत ने आर्थिक विकास के प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ 11वीं योजना अवधि में प्रवेश किया था। और इसमें दोस्तों अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन 8% थी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, पूसा सारदा एक किस्म है। तो पूसा सारदा जो कि एक सरदा खरबूजा की एक किस्म है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पूसा सरदा जो सरदा खरबूजा की पहली किस्म है जिसे उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में नेट हाउस में उगाया जा सकता है। इसका फल सुनहरा पीला गोलाकार से लंबी ग्लोब के आकार का होता है। इसका दोस्तों औसत वजन 1 किलो 100 ग्राम का होता है और फल लगभग 80 से 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 140वां था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 4 आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में 156 देशों की मापदंड करता है। इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, शिक्षा प्राप्ति तथा राजनीतिक अधिकारिता के लिए होता है। और इसमें दोस्तों 2021 में भारत 28 स्थानों पर फिसल गया है। इसमें शीर्ष 5 देश हैं आपके आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान को यह कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कन्या भ्रूण हत्या को खिलाफ क्या कहा जाता है अभियान। तो यह कहा जाता है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आपकी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान को कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये दोस्तों आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और भारत में लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। तथा आपका कन्या भ्रूण हत्या ये आपका एक कन्या भ्रूण को गर्भपात है जो कानूनी तरीकों से बाहर है। और भारत सरकार ने प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 में पारित किया था, जिसमें प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाने और दंडित करने के लिए है। तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये दोस्तों आपकी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने वैदिक एरुदाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना वन स्कूल वन आईएएस लॉन्च की। तो दोस्तों ये राज्यपाल ने वैदिक एरुदाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना वन स्कूल वन आईएएस लॉन्च की। ये दोस्तों की आपकी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की। ये दोस्तों राज्य भर में 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगा। तथा मलयालम फिल्म अभिनेता मंजू वारियर ने केरल की 10 छात्राओं को गोद लेकर पहली प्रयोजन घोषणा की थी इसमें। अब बात करेंगे केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन यानी कि पिनराई विजयन तथा राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और जिलों की संख्या दोस्तों 14 और राजधानी है यहाँ की तिरुवनंतपुरम केरल की। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, खरीफ की फसलों को किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपके ग्रामीण एवं समाज एवं विकास के में आपके यूपी लेखपाल में 2 से 3 नंबर आपके फसलों से जरूर पूछे जाएंगे तथा जीएस में भी आपके 1 से 2 नंबर पूछे जा सकते हैं अलग से। तो 3 नंबर तो आपके इसमें पक्के ही हैं तथा अलग से जीएस में भी आपके पूछ सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म और गीला, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खरीफ की फसलों को गर्म और गीला मौसम की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका महीना होता है दोस्तों जून से सितंबर। इसमें भद्र गर्मी पड़ रही होती है
और इन फसलों की खेती पहली बारिश के बाद से शुरू की जाती है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं और अंततः इनकी देखरेख की जाती है। किसके द्वारा देखरेख की जाती है? तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, इनकी देखरेख राज्य चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 243 के 1 के तहत इसमें कहा गया है कि पंचायतों के चुनावों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और आचरण पंचायतों के सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाला राज्य चुनाव आयुक्त होगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में स्थित है। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों स्थित है मखदूम, यानी ऑप्शन सी, ये मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका दृष्टि दोस्तों हो जाए, गरीब आदमी गाय का विकास करने के लिए बकरी आजीविका सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में है दृष्टिगोचर थी। और निर्देशक दोस्तों इसके हैं डॉक्टर बी राय। भारत में दोस्तों और भी अन्य संस्थाएं जैसे और कहाँ कहाँ है वो, तो जैसे भैंस पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान ये हिसार में है, तथा हाथी अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई में है, और कैमल पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये बीकानेर, कैमल जो कि दोस्तों ऊँट को बोलते हैं, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही दोस्तों हो जाएगा, यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ग्राम सभा मतदाताओं की सभा है और अन्य सभी पंचायती राज संस्थान जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है इसमें। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन जो कि 1986 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलहन एवं प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में केंद्र सरकार द्वारा तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI का निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मैंने आपको कल ये बताया था कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका कटक में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। बात करेंगे दोस्तों कटक यानी उड़ीसा के, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, तथा राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। और लखनऊ की बात हुई तो लखनऊ के दोस्तों याद रख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और मैसूर की बात हुई तो मैसूर दोस्तों कर्नाटक राज्य का एक शहर है और मैसूर के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की राजधानी है आपकी बंगलुरु। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। दिल्ली जो कि दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है आपकी विधानसभा में। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जिसका उल्लेख अक्सर समाचारों में किया जाता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के अंतर्गत आता है।
और दोस्तों केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण को मंजूरी दी है। और दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड का योजना ये दोस्तों ये है कि आप चाहे या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप महाराष्ट्र में भी जा करके ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन आप अपना राशन कार्ड ले जा करके बाई चांस आप महाराष्ट्र में हैं तो आप महाराष्ट्र में जा करके राशन कार्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, डीडी किसान टेलीविज़न चैनल 24x7 किस तारीख को लॉन्च किया गया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि डीडी किसान टेलीविज़न चैनल जो कि 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें दोस्तों कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए संबंधित है ये चैनल, जो किसानों को नई कृषि तकनीकों, जल संरक्षण और अन्य जानकारी के साथ जैविक खेती पर वास्तविक समय के इनपुट का प्रसार करता है। अब बात करेंगे दूरदर्शन के तो बारे में, तो दूरदर्शन का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। मालिक हैं दोस्तों प्रसार भारती, सीईओ हैं संदीप सिन्हा और लॉन्च हुई थी दोस्तों 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूजल के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो भूजल के मुख्य स्रोत के रूप में क्या करता है दोस्तों? वर्षा, यानी ऑप्शन ए वर्षा, जो कि दोस्तों बारिश के पानी से जो होता है उससे भूजल का स्रोत बढ़ता है। और भूजल मिट्टी के स्थानों में जमीन के नीचे पाया जाने वाला पानी है जो पृथ्वी की परत आदि में दरार है। और भूजल देश के कई हिस्सों में पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रम आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसके तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब कितने हज़ार का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो यह दोस्तों किया जाएगा 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ये दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की, जिस शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए इसमें आपका। और आपका शहरी कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रम आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसके तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 7% ब्याज अनुदान देगी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चकबंदी की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई थी और 1958 से पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी शुरू की गई थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछला बताया, याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। यह योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है वह दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। यह दोस्तों आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेंगे, चाहे आप कंपटीशन के लिए आपका है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आपका कंपटीशन लेवल में आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको अभ्युदय योजना का लाभ मिलेगा। वो बात अलग है कि इसका भी सही से कुछ पता ही नहीं चला किसी को। लड़कों ने भर तो बहुत दिया छात्रों ने, लेकिन कुछ भी इसका कुछ अता पता नहीं है। आई होप आगे कुछ अच्छा हो इसका। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, राष्ट्रीय बांस मिशन मूल रूप से कब से शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों शुरू किया गया था आपका 2006 और 2007 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों खबरों में क्यों आया राष्ट्रीय बांस मिशन मूल? क्योंकि मई 2021 में अगरबत्ती को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एक प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS शुरू की गई है, इसलिए खबरों में आई है। राष्ट्रीय बांस मिशन NBM 2006-07 में शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है इसलिए
क्योंकि आपको 2021 से तो पूछेगा नहीं रिलेटेड, जितना उसका पुराना होगा वर्जन उतना ही पूछेगा। इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह मिशन बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस प्रशासन ने गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की है? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान इस सेवा का शुभारंभ किया था वाराणसी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मंदिर नगरी में गंगा पश्चिमी घाटों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बनारस सरकार ने 4 ड्रोन तैनात किए। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं दोस्तों 1/3 यानी 1/3 पद, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर। और हरियाणा सरकार ने पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए पंचायती राज संस्थानों में दोस्तों 50-50% आरक्षण प्रदान करने के एक विधेयक लाने की योजना बना रही है और प्रत्येक अवधि के बाद पुरुष और महिला प्रतिनिधियों के बीच सीटों को घुमाएगी। दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 देश भर के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण को अनिवार्य करता है। ये करना ही पड़ेगा आपको, चाहे किसी भी राज्य में हो, आपको 1/3% आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सिंचाई के बारे में सत्य है? दोस्तों सत्य है तो ये ऑप्शन डी यानी तीनों सही है। नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत है और नलकूप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सिंचाई 1930 से शुरू की हुई थी। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर शाहजहां द्वारा बनाई गई पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी गंगा यमुना नहर है। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों सबसे लंबी नहर आपको याद रखिएगा शारदा नहर है। और उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा 71.5% सिंचाई की जाती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितना हो सकेगा हम लोग अपने में सुधार करेंगे और आपको मौका नहीं देंगे कि आप हमको गलत साबित करें, लेकिन जितना करें आप गलत उतना ही हम लोगों के लिए और उत्साह की बात होगी कि और भी हम लोग अच्छा कर सकें। आप कमेंट में बताइए कि आपको किसमें क्या गलती लग रही है, उतना हम लोग कोशिश करेंगे सुधार करने की। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।